हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल 3 नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का ये मिशन चल रहा था, जारी था, और ये बिहेवियर ऑफ गैसेस के पार्ट 1 में एंड हुआ था, तो हम लोग आज पार्ट 2 लाए हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस का, जिसमें हम लोग आपको बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में बताएंगे। उसके अलावा भी इसके ऊपर भी कुछ होगा आप लोगों के लिए, जिसमें बॉयस लॉ का ग्राफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स वगैरह बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? प्रेशर के बारे में पढ़ा था, प्रेशर ऑफ गैस के बारे में पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में पढ़ा था, ये दो टॉपिक, और स्टेट ऑफ मैटर्स, सॉलिड, और ये सब पढ़ा था। तो आज इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ रिकैप करना जरूरी है। देखिए, जो गैस का मेजरेबल प्रॉपर्टी है, गैस का जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है, गैस का जो मेजरेबल जो प्रॉपर्टी है, मेजरेबल प्रॉपर्टी बोलने का मतलब जो हम लोग गैस का नाप सकते हैं, जैसे गैस का वॉल्यूम नापा जा सकता है, गैस का प्रेशर नापा जा सकता है, वो एक्चुअली में 5 है। एक तो मास, गैस का मास नाप सकते हैं, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा आपका टेम्परेचर, चौथा आपका प्रेशर, और पांचवा जो आपका है वो है डेंसिटी। गैस का डेंसिटी भी नापा जा सकता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का बात हो चुका है, बात है मास, टेम्परेचर और डेंसिटी का। तो जल्दी से सुन लीजिए, मास हम लोग नापते हैं हमेशा ग्राम में, गैस का भी वैसा ही नापा जाएगा ग्राम में। मान लीजिए ये एक बर्तन है, एक वेसल है, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए पाइप से दूसरे वेसल के साथ, ठीक। इसमें ये खाली है, एम्प्टी है, खाली है, और इसमें गैस है, मतलब यहां से यहां कुछ गैस आया है, ये एम्प्टी है, इसमें गैस है, मतलब ये पाइप के जरिए कुछ गैस गया है। गैस यहाँ से यहाँ, मान लीजिए इसका वजन है W1, इसका वजन है W2, इसका वजन है W1, इसका वजन है W2। तो गैस का जो मास होगा, जो गैस का वजन होगा, ये गैस सेम वेसल है, ये पहले खाली था, उसके बाद हम लोग गैस, ये खाली था, उसके बाद हम लोग इसमें गैस भरे, तो ये हो गया गैस। तो गैस का जो मास है वो क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1। मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसका वजन है 100 ग्राम, मान लीजिए, इसमें कुछ गैस नहीं है, खाली है एकदम, 100 ग्राम इसका वजन है। अब इसमें हम कोई गैस को भरते हैं, तो गैस के भरने के बाद इसका मान लीजिए वजन हो गया 200 ग्राम। तो हम लोग गैस का वजन क्या बोलेंगे, जो बाद में आया 200 माइनस 100, यानी 100 ग्राम इसके अंदर गैस है। तो इसी तरह मास को हम लोग, गैस का जो मास है वो हमेशा इसी तरह नापते हैं। वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चंस में। इसको ज्यादातर ग्राम में लिया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा भी किलोग्राम वगैरह इसका यूनिट है। वॉल्यूम को हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। टेम्परेचर क्या है, गैस, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ये एक तरह का एनर्जी प्रोवाइडर है। जब भी हम लोग किसी भी गैस को टेम्परेचर देते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स का होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये ज्यादा, इसका जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस फैल जाता है और तेजी से फैलता है। अब मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसके अंदर हम लोग कुछ गैस रखे हैं, तो इतना में ही ये मोशन कर रहा है। अब क्या हुआ, अब इसको हम हीट दिए, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा कि जो इसके अंदर गैस है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होगा ना, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स और तेजी से रेंडमली मोशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब बहुत ही ज्यादा इस पे प्रेशर लगने लगेगा तो ये ढक्कन ये ढक्कन जो है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा और ये पूरा गैस फैल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी होता है वो मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा हो जाता है,
जिसकी वजह से वो ज्यादा मेहनत करने लगते हैं और ज्यादा जोर से प्रेशर लगाते हैं और पूरे जो स्पेस है उस पर फैल जाते हैं। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमेशा एलवेज हमेशा किस में लेना है, एलवेज केल्विन में लेना है। केल्विन क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, इसलिए हम लोग इसको हमेशा लेना है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा केल्विन में रखना है टेम्परेचर को। प्रेशर हम लोग बात कर चुके हैं। डेंसिटी अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग गैस का इक्वेशन पढ़ लेंगे उसके बाद डेंसिटी आराम से इजीली समझ में आएगा। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टी हो चुका। अब आइए कुछ लॉ पे। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। देखिए रॉबर्ट बॉयल जो था वो एक साइंटिस्ट था जिसने 1662 ईस्वी में 1662 में इसने अपना लॉ दिया। गैस के लिए इसने एक लॉ दिया। उसने क्या, उससे पहले ये समझिए थोड़ा सा कि जो भी हम लोग 3 लॉ पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो भी हम लोग लॉ पढ़ेंगे इस चैप्टर में 3-4 लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियो लॉ और एवोगैड्रो लॉ। उसमें क्या रहेगा ना, उसमें से ज्यादातर में 3 में मास आपका जो होगा, जो गिवन मास होगा, गिवन मास ऑफ अ गैस, ये जो गैस गिवन मास होगा गैस का वो हमेशा होगा कांस्टेंट। तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो भी गैस का मास दिया हुआ होगा वो हमेशा हम लोग कांस्टेंट लेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग हमेशा जो है इसको कांस्टेंट हमेशा रहेगा। ये तीन लॉ में ये हमेशा रहेगा, गिवन मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या, हम लोग का पास बचा 3 वेरिएबल बचा, P, V और T। ये तीनों देखिए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये 3 बचा हम लोगों के पास। अब इसमें से क्या होगा कि अब किसी लॉ में इसको कांस्टेंट ले लेंगे और ये दोनों पे लॉ बनेगा। अब किसी में इसको कांस्टेंट ले लेंगे और ये दोनों पे लॉ बनेगा, और किसी में इसको ले लेंगे और ये दोनों पे बनेगा। तो गैस, मास का गैस हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये तीनों में से कोई एक कांस्टेंट हो जाएगा और 2 के साथ हम लोग लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले बॉयल्स लॉ को देखते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो रॉबर्ट बॉयल जो था वो 1662 में ये लॉ दिया था। इस लॉ में उसने कहा था कि हम जिस तरह पहले बताएं कि मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट है। तो इसने कहा क्या कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर given mass at a constant temperature, given mass of a gas, the pressure of gas is inversely proportional to the volume। अब बॉयल्स लॉ में क्या है, बॉयल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और गिवन मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन मास ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ है जिसमें जो है मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, तो फॉर कर दीजिए, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यानी वॉल्स लॉ ने कहा कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट और मास कांस्टेंट करने के बाद, तो प्रेशर को बढ़ाने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वॉल्यूम को बढ़ा देने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी उल्टा मामला है प्रेशर का और वॉल्यूम का, वॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग उल्टा मामला है। अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा और दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला कम हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं क्या हुआ। इसको मैं रब करने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। तो वॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग according to Boyle's law, Boyle's law के मुताबिक क्या है कि P जो है इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये कुछ निशानात देख लीजिए, ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन है। अब यहाँ P क्या है, P जो है प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, V है वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब भी इनडायरेक्टली आएगा तो ये हमेशा 1/V आएगा। अगर डायरेक्टली रहता तो कुछ नहीं, 1 नहीं रहता, डायरेक्ट V रहता। अगर डायरेक्टली रहता तो डायरेक्टली में ऐसे लिखाता है और इनडायरेक्टली में 1/V, ये आप लोग के मैथ में होगा। और जब हम लोग ये साइन को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमेशा एक बराबर का साइन आएगा और बराबर के बाद एक कांस्टेंट का साइन आएगा, और वो जैसे रहेगा वो उसी तरह उतर जाएगा। ये इसको हटाने के बाद ये आता है और ये के एक कांस्टेंट आता है, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के एक कांस्टेंट है। अगर सिर्फ के इज अ कांस्टेंट लिख देंगे तो भी सही है। तो P को इसको हटा देने के बाद एक बराबर का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट टर्म। उसके बाद जो जैसा रहता है वैसे उतर जाता है। देखिए हम V को इस साइड लाएं, तो PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। यानी जब प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग जरब करते हैं तो आता है कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो हम लोग एक ऐसा ही लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये मिटा रहा हूं। अगर कांस्टेंट है, यही लिख देता हूं मैं, अगर कांस्टेंट है, देखिए PV कांस्टेंट है, ये क्या है, ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसे फिर हम करेंगे P1 V1 के साथ। मान लीजिए P लिए तो इस दूसरे बार P1 लेते हैं, V1 लेते हैं, तो वही आएगा। यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो बराबर हो गया ना, तो मैं कांस्टेंट की जगह ये लिख सकता हूँ। तो PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू, वैसा ही दोबारा करेंगे तो P2 V2 के साथ करेंगे, तो P2 V2 ऐसे करते चल जाएंगे जहां तक मन हो। यानी PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आप लोगों को याद रखना है एक फॉर्मूला जो कि है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कैसे आया, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। फिर से बता रहे हैं, बॉयल्स लॉ ने क्या कहा कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस तरह एक्सप्रेशन आएगा। बताया मैंने कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और कभी भी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रहेगा तो ये 1/, उल्टा लिखाता है 1/V। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर। उसके बाद ये साइन को हटाने के लिए हम लोगों को एक बराबर साइन और एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत होती है। तो मैं ये देखिए के लिया, जो कि एक कांस्टेंट है,
और उसके बाद P को इस साइड लाइन तकसीम है, जरा डिवाइड है, तो उस साइड लाइन में तो जरा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू K, वेयर K इज अ कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म है तो इसी तरह मैं करूंगा, तो P1 V1 के साथ भी कर सकता हूं, तो P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। इसलिए ये फॉर्मूला आया आप लोगों के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल में यूज होगा। कैसे पहचानेंगे कि बॉयल्स लॉ है? पहचानेंगे कैसे कि बॉयल्स लॉ है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तीन चीज आप लोगों को देखना है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी बॉयल्स लॉ। मास सेम, मास कांस्टेंट रहेगा। आप लोग सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर को देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ, अब प्रेशर कांस्टेंट तो आगे चार्ल्स लॉ। अब देखिए इसका ग्राफ, देखिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है समझना। ये मिटाने जा रहा हूं, जिसको लिखना है लिख सकता है। बॉयल्स लॉ का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। बॉयल्स लॉ में हम लोग बोल चुके हैं कि क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास, ये दो चीज कांस्टेंट है। मास बोलने का मतलब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास किसी भी गैस का कांस्टेंट रहता है। मास अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें तो ये कांस्टेंट अपॉन ये कांस्टेंट यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। मास कांस्टेंट बोले या नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट बोले, दोनों बात सेम है। तो ये दोनों क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब इसी को लेकर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले P वर्सेस V का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देखने वाले हैं हम लोग बॉयल्स लॉ में। उससे पहले आप ये समझिए कि हम लोग बॉयल्स लॉ में क्या बोलेंगे, P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। जब इसको हटाएंगे तो एक बराबर और एक कांस्टेंट, और यहाँ 1/V, यानी कि ये बन रहा है हमारा P इज इक्वल टू K बाई V। ये बना या ये बना। अब जब ऐसा रहता है, हम लोग अब यहाँ मान रहे हैं कि ये एक यहाँ पर छोटा सा ग्राफ हम लोग आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा ग्राफ। ये देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ग्राफ का x एक्सिस y एक्सिस। हाँ, तो देखिए कभी भी अगर y इन्वर्सली हो x के, तो ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी इस तरह से बनता है। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा बनता है। सबसे पहले आप यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, सबसे पहले मिटा देता हूँ थोड़ा सा जगह, स्पेस की कमी है इसलिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें। इसको मैं मिटाता हूँ, इतना बड़ा जगह नहीं है बोर्ड में, हमारा बोर्ड छोटा है। कोई बात नहीं, छोटा बोर्ड हो लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए बॉयल्स लॉ हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, और इसमें कांस्टेंट क्या क्या है ये लिखते हैं। छोटा सा यहाँ कांस्टेंट है क्या, एक तो कांस्टेंट है आपका टेम्परेचर और दूसरा कांस्टेंट है मास। दो चीज यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट है टेम्परेचर और मास। ठीक है, P वर्सेस V का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। P वर्सेस V का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देख रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो होता है ये बॉयल्स लॉ। ये है बॉयल्स लॉ। क्या है ये है बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ है। अब देखिए ये क्या है, इन्वर्सली है। अब यहाँ मान लीजिए मैं P का वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए 0, P का वैल्यू लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0।
का वैल्यू अगर मैं जीरो, चलिए पहले v का लेते हैं, v का वैल्यू अगर हो जाएगा जीरो तो क्या हो जाएगा, ये देखिए p इज इक्वल टू के इंटू 1/0। 1/0 जो है ना, 1/0 क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटी बोला जाता है इसको, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी मतलब लामा है, दूर जहाँ तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी 1/0। तो p इज इक्वल टू ये 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में आप कुछ भी जरब कर दीजिएगा तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी में आप कुछ भी जोड़ दीजिएगा वो इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी में से आप घटा भी दीजिएगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो p ये क्या हो गया, पूरा इन्फिनिटी, यानी p जब देखिए कब, जब v जीरो है, जब v जीरो होगा तो p कहाँ होगा, इन्फिनिटी में, यानी जब v एकदम इनिशियल पॉइंट में रहेगा तब v कहाँ रहेगा, एकदम बहुत दूर इन्फिनिटी में। ठीक, अब ये हो गया, अब v को इन्फिनिटी मान लीजिए, चलिए इन्फिनिटी, v को इन्फिनिटी मान लिया। तो देखिए यहाँ आइए फिर से एक बार, p इज इक्वल टू के 1/v। ठीक, अब v तो इन्फिनिटी है, k इंटू 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जो है, देखिए 1/इन्फिनिटी जो है वो होता है जीरो, 1/इन्फिनिटी होता है जीरो, यानी ये पूरा हो गया जीरो, ये क्या हो गया जीरो, यानी k इंटू जीरो, यानी p का वैल्यू आ गया जीरो। यानी p जब इन्फिनिटी, जब v जो है इन्फिनिटी पे है, एकदम बहुत दूर है, तो p कहाँ है, एकदम शुरुआत में है, एकदम जीरो पॉइंट पे है। जब v जो है इन्फिनिटी पे है तो p कहाँ है, जीरो पे है। ये दो पॉइंट देख लीजिए कैसे आया, ये फॉर्मूला है, v को हम लोग जीरो मान लिए, स्टार्टिंग पॉइंट, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए 1/v है तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में आप कुछ भी जरा कर लीजिए वो होता है इन्फिनिटी होगा, p इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कब, जब v जीरो है। अब v को इन्फिनिटी मान लीजिए, v इन्फिनिटी पर है, तो v इन्फिनिटी पर है, 1/इन्फिनिटी होता है जीरो, और जीरो में आप कुछ भी जरा करिएगा होगा जीरो, तो k इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी p इज इक्वल टू जीरो। v इन्फिनिटी है तब p क्या है, जीरो है। तो ये दोनों पॉइंट लेकर आइए देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक, ये जीरो। अब हम लोग क्या किए, x जो है x एक्सिस को मान लिए v, इसको v मान लिया, ठीक है, x एक्सिस, और y एक्सिस को मान लिए p, ठीक है। ये x है, ये y है, यहाँ बोल दिए ये प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, ठीक। अब हम इसको पुट कर रहे हैं, v जीरो पे है, v यहाँ जीरो है, जीरो, तो क्या है, v इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब जहाँ पूरा एकदम यहाँ से पूरा ग्राफ आपका पार हो जाएगा एकदम इन्फिनिटी में। अब यहाँ देखिए, अब p जीरो है, तो v क्या है, इन्फिनिटी, यानी इस साइड पूरा इन्फिनिटी आपका ग्राफ पार हो जाएगा इन्फिनिटी। इसलिए जो है यहाँ देखिए जीरो है, हम लोग पूरा यहाँ जीरो पे नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे घसका के बनाते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है कि जब यहाँ ये पॉइंट, कि जब v जीरो है तब p इन्फिनिटी है, और जब p जीरो है तो v इन्फिनिटी है। जब v जीरो है तो यहाँ p जो है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में जा रहा है एकदम दूर, इन्फिनिटी स्पेस, और जब यह p जीरो है तो ये v इन्फिनिटी में जा रहा है इस साइड, और ये इस साइड जा रहा है p का तरफ, ये v का तरफ। इस तरह ये ग्राफ बनता है p वर्सेस v का। इस तरह के जो कर्व है इसको बोला जाता है मैथ की दुनिया में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब आप हायर एजुकेशन में साइंस लीजिएगा तो मैथ के सेक्शन में कोनिक सेक्शन आएगा, 3D। अभी आप लोग 2D पढ़ रहे हैं, कोन, स्फीयर। जब 11 में जाइएगा तो आप लोग 3D पढ़िएगा, उसमें आएगा आपका अलग अलग टाइप का
आपका आएगा शेप, जिसमें से एक शेप होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला का एक टाइप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस तरह से होता है। कैसे बना समझ में आया? P वर्सेस V, P वर्सेस V ये ग्राफ है। P को हम लोग ले लेंगे y एक्सिस पर और V को ले लेंगे x एक्सिस पर। ये करके दिखाया कि जब V को 0 लेंगे तो P इंफिनिटी आएगा और जब V को इंफिनिटी लेंगे तो P 0 आएगा। तो इस तरह से बनेगा, जब V 0 तो P इंफिनिटी और जब P 0 तो V इंफिनिटी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका नाम है। इस तरह कर्व को इस साइड में मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, मिटाता हूँ। अब यहाँ कुछ देखिए, बात इंपॉर्टेंट बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात देखिए। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, पूछे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का बात थोड़ा किया जाए। यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? क्या यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, ये T1 और ये T2, ये T1 यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर T2, क्या T1 T2 के बराबर आएगा? क्या T1 T2 से ज़्यादा होगा या क्या T1 T2 से कम होगा? क्या होगा बताओ? क्या T1 इज इक्वल टू T2 होगा, T1 ग्रेटर देन T2 या T1 इज इक्वल लेस देन T2? तो इसमें जो है देखने जब हम लोग तब हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, यहाँ तो हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिए हैं। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, तो इस कर्व में T1 और T2 दोनों बराबर होगा। यानी इसमें, इस ग्राफ में, इस लाइन में यहाँ भी जो टेम्परेचर यहाँ T रहेगा अगर, तो यहाँ भी टेम्परेचर T रहेगा, यहाँ भी टेम्परेचर T रहेगा। यानी ये जो ब्लू कलर का आपका कर्व है, इसमें हर जगह जो है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। यानी हर जगह टेम्परेचर सेम आएगा, चाहे आप 0 पे लें, चाहे आप इंफिनिटी पे वहाँ लें या यहाँ लें, हर जगह टेम्परेचर आपका सेम होगा। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ ने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था, इसलिए ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। हर जगह टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रहेगा, हर जगह दर्जा हरारत जो है इसका यकसा रहेगा, सेम रहेगा। जब हर जगह टेम्परेचर सेम रहता है तो ऐसे को इस तरह, इस कंडीशन को बोला जाता है आइसोथर्म। आइसो मतलब होता है सेम, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर जब रहेगा तो बोला जाता है आइसोथर्म। और इस तरह ग्राफ को आइसोथर्मल ग्राफ भी बोला जाता है। आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर। ये सेम और ये टेम्परेचर, आइसोथर्म यानी सेम टेम्परेचर होगा इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हमें जब दर्जा हरारत हर जगह सेम हो तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है आइसोथर्म। और इस तरह के ग्राफ को आइसोथर्मल कर्व भी बोला जाता है। समझ में आया P वर्सेस V का? अगर एग्जाम में आए तो कैसे लिखेंगे? बॉयल्स लॉ के ग्राफ P वर्सेस V को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, वजाहत करो। तो बोलेंगे कि हम लोग P को y एक्सिस पे और V को x एक्सिस पे लेते हैं तो एक कर्व मिलता है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और चूंकि कर्व में, ग्राफ में हर जगह पर दर्जा हरारत कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, इसलिए इस कर्व को आइसोथर्मल कर्व बोला जाता है। जो आपका डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन नहीं है, मेन है आपका समझना। अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मिटाते हैं। दूसरा ग्राफ अभी हम लोग का है, दूसरा ग्राफ देखते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो ग्राफ हम लोग बनाए थे, इसका रोशनाई, ये जो हम लोग ग्राफ बनाए थे P वर्सेस V का, ये इसमें ये T1 T2 T3, ये तीन ग्राफ है अलग अलग, T1 T2 T3। ये टेम्परेचर है इस ग्राफ का T1, इस ग्राफ का T2, इस ग्राफ का T3। मेरा क्वेश्चन है, क्या T1 T2 T3 तीनों बराबर होंगे या ज़्यादा कम होंगे? T1 T2 T3 बराबर होंगे या ज़्यादा कम होंगे? तो इसका आंसर होगा कि T1 T2 T3 बराबर नहीं होंगे। T1 T2 T3 बराबर नहीं होंगे। ऐसा इस वजह से है क्योंकि बॉयल्स लॉ ने कांस्टेंट बोला टेम्परेचर को, ठीक है, लेकिन उसने एक ग्राफ के लिए बोला, ये एक ग्राफ है इस टेम्परेचर का, ये ग्राफ इसके लिए T1 है। तो इस ग्राफ में हर जगह T1 बराबर रहेगा, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1,
ये T2 अगर आप ये इस ग्राफ में T2 हर जगह सेम रहेगा, यहाँ भी T2, यहाँ भी T2, इसमें हमें हर जगह T3, लेकिन तीनों का अलग अलग है टेम्परेचर, तो तीनों का अलग रहेगा। ये ग्राफ तीनों अलग अलग है, एक ग्राफ नहीं है, तीनों अलग ग्राफ है इसलिए। और इसमें से ज़्यादा कौन कम है, ज़्यादा कम कौन है, जहाँ P और V का वैल्यू ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ V इस पोजीशन पे ये है, यहाँ पर V ये है, यहाँ पर ये है, तो V कहाँ ज़्यादा हुआ, यहाँ पे यानी T3 पे, उसके बाद यहाँ पे T2 पे, उसके बाद यहाँ T1 पे, यानी T3 हो जाएगा ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब आइए दूसरे ग्राफ पे जिसका नाम है PV वर्सेस V का। PV वर्सेस V, ये V या P दोनों के लिए सेम रहेगा। P इंटू V हम लोग निकाले ना, पहले देख लीजिए इक्वेशन पहले समझना बहुत जरूरी है भाई। देखिए हम लोग बोयल्स लॉ से क्या निकाले, P इक्वल टू K इंटू 1/V, ये निकाले P, ये बोयल्स लॉ से, ठीक है। V को इस साइड लिखिए, PV इक्वल टू K क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बढ़ेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट है। हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम का जो जरब होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, हमेशा एक कांस्टेंट टर्म देता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये भी और यहाँ PV। हम लोग जब y एक्सिस पे जब हम लोग ले लेते हैं PV को और x पे V को, तो कर्व जो हमको मिलता है वो एक होता है स्ट्रेट लाइन। जब भी कर्व में हो मतलब कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से ये जो पूरा इसका ग्राफ होगा पूरा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट होगा, हर जगह पर कांस्टेंट। देखिए बात समझिए, मान लीजिए यहाँ पर ये 0 है, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, 1 2 3 और ये यहाँ 4। तो बात समझिए, यहाँ देखिए इस साइड जो है इस ग्राफ में V तो बढ़ रहा, लेकिन PV जो है वो 4 का 4 है, 4 का 4 है। ये 1 के लिए भी 4 है, 2 के लिए भी 4 है, 3 के लिए भी 4 है, 4 के लिए भी 4 है, 5 के लिए भी 4 है। यानी ये V तो बढ़ रहा, लेकिन ये PV जो है PV वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा, यानी ये कांस्टेंट टर्म हम लोग निकाल चुके हैं फॉर्मूला की मदद से। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे समझ में आया ना, कि 1 के लिए भी 4 रहेगा, 2 के लिए भी इतना ही, 3 के लिए इतना ही, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। बॉयल्स लॉ का रोको, तो क्वेश्चन देखिए, बॉयल्स लॉ पे जो बेस्ड है, एट अ constant temperature, a certain mass of a gas occupies a volume of 750 centimeter cube at a pressure of 1 atm. If the pressure 1 atm, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg. If the pressure is decreased
centimeter of Hg, then what is the final, then what is the volume, what will be the volume. क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक गैस है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही 750 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी जब 76 सेंटीमीटर Hg प्रेशर है तो गैस का वॉल्यूम 750 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर को कम कर दिए 76 से 75 पे, तो वॉल्यूम क्या होगा। जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर आए तो हम लोगों को समझ लेना है कि क्या ये बोल्स लॉ के लॉ से बनेगा, लॉ के फॉर्मूला से बनेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग जो गिवन दिया है, सबसे पहले ये देखिए ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो इनिशियल वॉल्यूम जिसको हम लोग V1 बोल दे रहे हैं, V1 में कितना 750 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम हो गया, इनिशियल प्रेशर P1 ये कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। उसके बाद जो फाइनल प्रेशर जो है P2 वो दिया है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमको फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, P2 हम लोगों को निकालना है। तो मान लिए x सेंटीमीटर क्यूब, मान लिए लेट फाइनल वॉल्यूम P2 भी x सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन को हम रफ करने जा रहे हैं, देख लीजिए क्या क्या दिया हमने यहाँ पर लिख चुके हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है और कुछ नहीं दिया है इंफॉर्मेशन। हम लोगों को V2 निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाँ, बॉयस लॉ का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैंने बोला था कि याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए P1 का वैल्यू देखिए, P1 यानी इनिशियल प्रेशर 76 इनटू V1 है 750 इक्वल टू P2 यानी फाइनल, जो जिस पे निकालने बोलेगा फाइनल प्रेशर 75 इनटू फाइनल वॉल्यूम, ये निकालना है हम लोगों को, जिसको हम लोग माने हैं x सेंटीमीटर क्यूब। अब x निकालना है, ठीक है। x अब आराम से यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ हम काट दिए, ब्लैक से काट रहे हैं, 75 10 मतलब में कट जाएगा, यानी x का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 760 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा x का, यानी जो फाइनल वॉल्यूम होगा एट 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, वो होगा कितना 760 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए एक 1 सेंटीमीटर Hg जो है प्रेशर कम करने पर कितना ज्यादा हो गया। बॉयस लॉ ने बोला था, तो P जो है इनवर्सली है V के, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला घटेगा। यानी प्रेशर को हम लोग कम कर दिए तो वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ गया। देखिए 10 बढ़ा, एक घटाए 10 बढ़ा, एक घटाने से 10 बढ़ गया, 750 था 760 हो गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg कम करने से। ठीक है, इसका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल्स पे एक अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा लंबा हो गया है, 20-25 मिनट का वीडियो हो चुका है। अभी हम लोग के पास चार्ल्स लॉ बाकी है, तो चार्ल्स लॉ जल्दी से हम लोग देखें। चार्ल्स लॉ भी थोड़ा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है चार्ल्स लॉ।
लेकिन हम लोग जिस तरह बॉयल्स लॉ को इजीली समझेंगे इसी तरह हम लोग चार्ल्स लॉ को भी इजीली समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। चार्ल्स लॉ देखें, आइए चार्ल्स लॉ में क्या है भाई? चार्ल्स लॉ सबसे पहले तो वही रिकैप कि मास कांस्टेंट रहेगा, तीन चीज पे खेल होगा, P, T और V। T और V पे एक को कांस्टेंट रखना है, दो के साथ लॉ बनेगा। एक कांस्टेंट रहेगा ये, इसमें ये टेम्परेचर जो है बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट है, ठीक है। अब प्रेशर यहाँ पर ही चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट आपको मिलेगा, चार्ल्स लॉ में ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब क्या हुआ, चार्ल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर को बढ़ा घटा कर देखा कि वॉल्यूम में उसका क्या फर्क पड़ रहा है। तो उन्होंने बहुत ही अजीब चीज देखा। उन्होंने क्या देखा, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, इनका लॉ क्या था। उन्होंने कहा कि एट अ constant pressure for a given mass of a gas, volume of the gas is directly proportional to absolute temperature। तो देखिए एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इसमें चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर और मास तो दोनों में कांस्टेंट है, ये प्रेशर Pm। At a constant pressure for a given mass of a gas, volume of the gas is directly proportional to absolute temperature। ये पहले आप नोट करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। और ये जो लॉ है उसका मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट होगा वो मैं बताता हूँ, पहले आप नोट करिए, जल्दी से जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताऊँ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखिए क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। ये इक्वल होता है 273 प्लस जो टेम्परेचर आपको दिया रहेगा वो। ये जो है केल्विन स्केल से नापा जाता है या एब्सोल्यूट स्केल से नापा जाता है, इसलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आगे बात आएगी, अभी मैं सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ इसका। ये जो लॉ बताया मैंने उसके मुताबिक चार्ल्स लॉ का एक अल्टरनेटिव भी है। अल्टरनेटिव ये है, तो असल में जो है वो बता रहा हूँ, पहले देख लीजिए। ये थोड़ा ईजी है, लेकिन इसको एग्जाम में आपको नहीं लिखना है जब तक अल्टरनेटिव ना बोले। तो चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है for a given mass of a gas, प्रेशर कांस्टेंट, मास गैस का कांस्टेंट। तब if we increase 1 degree of a volume of a gas, then it increases 1/273 of 0 degrees volume। यानी अगर मान लीजिए 0 डिग्री पे कोई भी गैस का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई गैस का वॉल्यूम है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब 0 डिग्री पे। तो अगर हम लोग 1 डिग्री बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का क्या किए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिए, क्या किए, इंक्रीज किए। तब जो ये वॉल्यूम जो होगा वो होगा क्या, वो होगा
0 डिग्री वाला जो रहेगा वो होगा प्लस, इसमें क्या होगा 0 डिग्री वाला का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1/273 से, तो ये होगा 1 डिग्री का पूरा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होगा। यानी 0 डिग्री पे अगर ये है तो 1 डिग्री अगर हम लोग बढ़ाएं तो होगा 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री का 1 2/273 1/273। 0 डिग्री पे 100 है तो 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 100 प्लस 100 ऑफ 273। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा उलझा हुआ चीज़ है, थोड़ा समझ में देनी होगा और इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग। ये जो लॉ है ये बोलता है कि अगर किसी गैस का हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, तब किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम होगा, उसका अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जो वॉल्यूम होगा वो उसका इंक्रीजमेंट कैसे होगा? जो 0 डिग्री वाला होगा उसका 1/273 उसका इंक्रीजमेंट होगा वॉल्यूम का। फिर से एक बार वही 0 डिग्री पे है x लीटर, ठीक है, 1 डिग्री हम लोग इंक्रीज कर दिए क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? प्रीवियस जो था और उसमें हम लोग 1/273 ये होगा रियल, ये होगा पूरा तुम्हारा 1 डिग्री का लीटर, ये होगा 1 डिग्री का वॉल्यूम। यानी 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री का ये इंक्रीजमेंट बोल रहा ना, क्या बोल रहा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या? जो पहले था वो प्लस उसमें कितना इंक्रीज होगा? इतना इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा कितना? इतना इंक्रीज होगा। पहले जो था वो तो रहेगा लेकिन इतना बढ़ जाएगा, प्लस का निशान इस वजह से आता है, बढ़ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर कोई भी एक गैस के मास का हुजूम जो है, उस वॉल्यूम जो है, उसको अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बढ़ाएंगे तो वो अपने मतलब गैस है 0 डिग्री वाले का 1/273 टाइम बढ़ जाएगा। एक बार और होगा, एक बार और बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट, मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट प्रेशर पर और मास पर। अब यहाँ से सुनिए, किसी भी गैस का वॉल्यूम का 1 डिग्री, किसी भी गैस का जो मास है, मास का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसी भी गैस का वॉल्यूम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद वो गैस अपना 0 डिग्री वाला जो मतलब इनिशियल टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री वाला इनिशियल, उसका वो इनिशियल जो टेम्परेचर रहेगा उस वॉल्यूम का 1/273 टाइम बढ़ जाएगा। ये हुआ। सुनिए फिर से, देखिए, मान लीजिए जो इनिशियल जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लीजिए। उसमें हमारा y लीटर वॉल्यूम है। ये क्या है? ये टेम्परेचर है, ये क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। आज क्लियर करके ही रहेंगे ये। अब हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 101 हो गई। अब 101 पे क्या रहेगा वही ये बताता है चार्ट। क्या रहेगा? जो इनिशियल पे था वो प्लस इनिशियल का 1/273 टाइम बढ़ जाएगा, तो इनिशियल जो रहेगा वो प्लस बढ़ जाएगा इनिशियल का यानी ऑफ का इंग्लिश में ऑफ। ये तीनों का मतलब होता है इनटू, यानी जरब। तो ये जरब होगा इनटू 1/273। ये आपका जो है फाइनल वॉल्यूम का 101, ठीक है। तो अब हम लोग आपको स्टेटमेंट बता दिए कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस ऑफ अ वॉल्यूम 1 degree centigrade temperature increases, then the gas of the volume occupied at a 0 degree centigrade increases as a 1/273 time of the initial temperature.
यानी आसान वर्ड में बोले तो वही कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी गिवन गैस का वॉल्यूम को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बढ़ा देते हैं, तो वो गैस का जो वॉल्यूम होगा उसका इंक्रीजमेंट इस तरह से होगा कि वो जो पिछला था, यानी इनिशियल जो टेम्परेचर था उसका वॉल्यूम का 1/273 टाइम बढ़ जाएगा। जो था वो तो रहेगा, उसके साथ बढ़ेगा क्या, उसका जो प्रीवियस था उसका 273 बढ़ जाएगा। बस यही फर्क है। यानी मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए लेट प्रेशर ऑफ अ गैस एंड प्रेशर एंड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट है एंड temperature and at 0 degree centigrade the volume is V naught, ठीक है, V naught है, ये V naught बोलती है, V naught। अब जो है 1 डिग्री हम लोग बढ़ा रहे हैं, if we increase 1 degree centigrade temperature, then according to चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, V at 1 degree is equal to V at 0 degree प्लस V at 0 degree into 1/270। ये लिख सकते हैं। कंफर्म होना चाहिए, एकदम कंफर्म। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बोलो कि नहीं आया, फिर से बताऊंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। V नॉट कॉमन ले लिया, V नॉट 1 प्लस 1273, ठीक, V नॉट कॉमन, ठीक है। देखिए मिटाने जा रहा हूँ, पहले नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। प्रेशर और मास कांस्टेंट ले लीजिए गैस का, ठीक है, ले लीजिए। 0 डिग्री पे V नॉट मान लिए, मानना है 0 डिग्री पे V नॉट वॉल्यूम है। अगर हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक क्या होगा, V1 पे V नॉट यानी 0 डिग्री वाला वॉल्यूम प्लस 0 डिग्री वाले का 1/273, यहाँ से V नॉट कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/273, ठीक है। मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। अब मान लिया कि if we increase T degree temperature, then according to चार्ल्स लॉ के मुताबिक V at T is equal to V naught plus V naught into 1। बोलो, तो if you increase T degree centigrade, then according to Charles law, V at T is equal to V naught plus V naught into T/273। देखिए T आ गया, हम T डिग्री इंक्रीज किए इसलिए 1 डिग्री इंक्रीज करें तो 1 आएगा, या 2 डिग्री 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ देखिए, यहाँ पर तो 1 क्यों आया, 1 इंक्रीज किया, 2 इंक्रीज कर दे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 इंक्रीज कर दे तो 3/273, 2/273, 4 इंक्रीज किया 4/273। समझ में आया? अगर समझिए 273 इंक्रीज कर दिए तो 273/273 कट जाएगा, V नॉट इंटू V नॉट तो 2V नॉट यानी 2 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ से V नॉट कॉमन 1 प्लस 3/273। अब देखिए यहाँ हम लोग आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो
तो जो बताए थे आप लोगों को 273 प्लस टी बाई 273, यहाँ आपको बताया था मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में इससे पहले। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 273 ऐड कर देना रहता है सेंटीग्रेड। लोग क्या बोलते हैं इसको, डीटी बोलते हैं, चलो डीटी बोलते हैं, ठीक है, डी80। तो वी नॉट यहाँ का जाएगा, ठीक है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का है। नीचे 273 में देखिए मैं लिख रहा हूँ टी नॉट, क्यों लिखा, ये 80 डिग्री बढ़ाया, ये आ गया। तो यहाँ मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 273 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो मतलब इंक्रीज किया, ये टी है, सेंटीग्रेड टी है, टेम्परेचर है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम लोग मान रहे थे टी जीरो, ये 273, तो इसको हम टी जीरो बोल सकते हैं, टी जीरो, टी नॉट, ये यहाँ से ही है, यहाँ वी टी चल रहा है, यानी वी टी ये टी नीचे ऊपर ये इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट, यानी ये कांस्टेंट आ रहा है। ये देखिए कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट कैसे आ रहा है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कांस्टेंट कैसे आ रहा है। देखिए ये यहाँ पर मैं थोड़ा जगह चाहूँगा बता दूँ, ठीक है। देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि वी अगर डायरेक्टली टी समझ लीजिए वी टी है तो वी इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, बराबर और एक ये कांस्टेंट इज इक्वल टू टी। अब मान लीजिए ये टी को नीचे फेंक दिया, टी यहाँ पे, तो ये क्या बचा के, समझ में आया। वी डायरेक्टली टी हम लोग पहले ही बताया, शुरू में चार्ज लगा जो अल्टरनेटिव बताया था डेफिनेशन, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। इसको हटाएंगे तो बराबर और एक कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, टी को इस साइड लाएं, टी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट यानी ये एक कांस्टेंट रहेगा। यानी इस तरह ये जो पूरा बताया मैंने, ये पूरा, इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वहाँ से यहाँ, यानी उल्टा यहाँ रिवर्स मैंने किया है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 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 ठीक है। पूरा आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छा से। अब इसका अल्टरनेटिव देखिए, इसका अल्टरनेटिव देखिए, मिटाऊं वो अल्टरनेटिव डिफिनेशन वही था, अल्टरनेटिव डिफिनेशन तो लिख चुका ऑफ चार्ज। अल्टरनेटिव डिफिनेशन पहले बता चुका हूँ, अब बोल दे रहा हूँ। द कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो कैसे, अब थोड़ा देखिए, अब थोड़ा यहाँ से देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, ये तो पता है। अब यहाँ मैं बताने ये वाला हूँ, ये तो बता चुका मैं, ये हो चुका। अब देखिए थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा देखिए, हाँ देखिए, तो मैं बोल रहा था ये वाला कि लेट 0 डिग्री पे वॉल्यूम जो है वो क्या है, V नॉट है, ठीक है, V नॉट है, वो पहले वाला V नॉट है, ठीक। अब we increase 1 degree centigrade, then according to चार्ल्स लॉ के मुताबिक क्या है, V81 is equal to V नॉट प्लस V नॉट इंटू 1/273, यानी कि V नॉट का मान 1 प्लस 1/273। अब हम लोग 2 डिग्री इंक्रीज कर दिए, क्या किए यहाँ 2 डिग्री इंक्रीज कर दिए, देन
अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा, V F2 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 1/273 नहीं लिखेंगे, 2 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो 2/273, ठीक। यहाँ से V0 कमन 1 प्लस 272/273, ठीक है। ऐसा ही अब मान लीजिए हम लोग -1 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज करिए, घटेगा 1 डिग्री घटाना या -1 डिग्री बढ़ाना, माइनस ही में आएगा, ठीक है। -1 डिग्री, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, नहीं समझे, 1 डिग्री घटाना या -1 डिग्री बढ़ाना, बढ़ेगा थोड़ी, घटेगा ही, माइनस है तो घटेगा, चंपा में। तो Vf -1 इज इक्वल टू V0 प्लस ठीक है, प्लस V0 इंटू -1/273, तो ये माइनस कर देगा ना, तो V0 कमन ले लिए, 1 - 1/273, देखिए माइनस में आएगा, ठीक है। पेपर वाला भी क्या रहा देख लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। Vf -2 पे देखिए, V0 माइनस V0 इंटू 2/273, यानी V0 कमन 1 - 2/273, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग क्या करें, इसको डिग्रीज करें -273 पे, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ के मुताबिक देखिए, क्या होता है यहाँ का, Vf -273, ठीक है। V0 V0 इंटू 273/273, ठीक है। ये 273 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी V0 यानी 0। ये क्या हो गया, ये तो 0 आ गया। V वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस वो 0 होगा। -273 पे कोई भी गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। ये क्या तो बहुत खतरनाक टेम्परेचर है भाई साहब, इसलिए इस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री से। एग्जाम में बहुत आता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। -273 डिग्री पूछ लेगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। 1 नंबर में आता है, या तो MCQ में आए, या तो फिजिक्स इन द ब्लैंक्स में, या 1 वर्ड में आए, ये आता है क्वेश्चन। -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। केल्विन है, केल्विन नहीं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड सी है, ठीक है। अब इसको एब्सोल्यूट बोला क्यों जाता है, एब्सोल्यूट भाई नाम क्यों रखा है, इसका नाम क्यों रखा है, एब्सोल्यूट क्यों है, एब्सोल्यूट आखिर क्यों है, इसको बोला क्यों जाता है। अब इसको व्हाइट बोर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये व्हाइट है, कलर में व्हाइट है। इसको एब्सोल्यूट क्यों बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि कोई भी गैस हकीकत में, वास्तविकता में इसको अचीव नहीं कर पाएगा। -273 कभी नहीं बनने पाएगा गैस। लिए अब गैस जो है माइनस में गया तो -50-60 में ही जो है वो लिक्विड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो 273 कहाँ से आएगा भाई, -273 बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड है, इतना आज तक दुनिया में नहीं देखा गया, नहीं हो पाएगा, इतना कोई गैस पहुंच ही नहीं सकता। उससे पहले ही वो लिक्विड या फिर गैस बन जाएगा, लिक्विड या फिर सॉलिड बन जाएगा, तब वो गैस की हालत में रहेगा ही नहीं। तो ये -273 पे उसका वॉल्यूम जीरो कहाँ से होगा, ये तो गैस के लिए है ना, ये तो गैस के लिए है। तो उससे पहले जब मेरा -50 में, -20 में, -60, -100 में
अगर मेरा कोई गैस लिक्विड या सॉलिड बन जा रहा है तो फिर ये गैस रहा कहाँ जो जीरो हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? -273 में कोई गैस पहुंचे तब ना वो जीरो हो उसका वॉल्यूम, उससे पहले ही तो वो लिक्विड आ जा रहा है। हमारा जीडीपी -23 हो गया है, आप लोगों को तो पता ही होगा ना। तो वो कहाँ 5 ट्रिलियन पहले पहुंचे तब ना इकोनॉमी, अभी तो -23 पे ही हम लोग हैं और खाब देख रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग अपना इकोनॉमी सोच रहे हैं। लेकिन अभी जीडीपी कितना आ गया है? -23। आज आज़ादी के बाद पहली बार इतना कम हुआ है किसी गवर्नमेंट के, और ये मोदी जी की गलती नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप क्यों हैं? जब एक्ट ऑफ गॉड है तो आपको क्यों बनाया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी, आपको क्यों बनाया गया है? ओ भाई फिजिक्स पढ़ रहा हूँ यार, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहा। हाँ, -273 में क्या है? कोई भी गैस का वॉल्यूम जीरो, लेकिन क्वेश्चन आता है कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव था। अल्टरनेटिव इससे पहले वाला था, ये था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर निकालने बोलेगा तो इस तरह आपको निकालना है, फिर 2 डिग्री इंक्रीज करना है, फिर -1 ऐसे कर करके निकालना है। आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, समझ में आएगा पक्का। -5 पे स्पीड आपका, -5 पे। तो वीडियो ऐसा ही 1 घंटा चल जा चुका है, ऐसा ही कोई देखेगा नहीं। इतना दूर तक आप अगर देख चुके हैं तो आप बहुत ही बड़े पढ़ाकू हैं। इतना दूर तक कोई नहीं देखता। हाँ? अगर आपने देख लिया तो आप बहुत बड़े पढ़ाकू हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये लेक्चर जो है समाप्त होने वाला है। ये V देख लीजिए, अल्टरनेटिव V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको हटाएंगे, K कांस्टेंट आएगा, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T जो है क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अभी बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T K क्या है? K कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, K कांस्टेंट। अब वैसे ही V है, नीचे T, K यहाँ कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ V1, T1 इज इक्वल टू V2, T2 इज इक्वल टू V3, T3। ये आपका फॉर्मूला बन गया, याद रखिएगा, ये भी यूज होगा बॉयज लॉ की तरह। ठीक है, निकाल। आप थोड़ा ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, V वर्सेस ग्राफ देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ V लिए y एक्सिस पे और x एक्सिस पे T लिए। एब्सोल्यूट लेना है भाई साहब, एब्सोल्यूट लेना है भाई साहब। इसका जो ग्राफ बनता है ये क्या है? ये क्या था? V डायरेक्टली था, ठीक है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन सीधा इस तरह से। एक को बढ़ा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। देखिए, एक को बढ़ाएं, ये 1 है, 2 ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, देखिए ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए ये बनेगा ग्राफ। अगर आप वो स्ट्रेट लाइन अगर पढ़े रहते हैं तो आपको समझ में आता बहुत अच्छे से। वॉल्यूम यहाँ टेम्परेचर, एक्स ये वाई, ठीक है, ये सीधा जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर, अब देखिए, अब यहाँ कुछ नोट करने वाली बात है। यहाँ प्रेशर कितना होगा? P1 P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज लेस देन P2।
इम्पोर्टेंट बात है, P1 और P2 बराबर यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग शुरू में ही बोल चुके हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसे ग्राफ को यहाँ पर ये P1 ये भी होगा, ये भी P होगा, यानी ये होगा करेक्ट होगा P1 और ये P यानी हर जगह यहाँ भी P, 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 हर जगह P, यानी प्रेशर बराबर होगा। ऐसे को बोला जाता है आइसोबारिक, आइसोबारिक बोला जाता है, आइसोबारिक कर्व। जब प्रेशर जो है when pressure is same at all place, then it's called आइसोबार बोला जाता है। आइसोबार बार का मतलब हो जाता है प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट फर्स्ट लेक्चर जाएगा, फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। प्रेशर का यूनिट बार, प्रेशर आइसो मतलब बताया मैंने पहले इससे, यानी सेम प्रेशर वाले को आइसो बार कहा जाता है। ये वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो आइसोबारिक होता है, आइसोबारिक ग्राफ होता है, आइसोबारिक कर्व होता है। ठीक है, पॉज कर लेते हैं। ठीक है। और आप थोड़ा सा ये जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो पढ़ा अभी इसके बारे में देख लीजिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है? इसके एब्सोल्यूट या केल्विन भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट या केल्विन। केल्विन टेम्परेचर स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल, कोई भी बोलो सब सही। ये कैसा स्केल है? अब इसमें क्या रहेगा ना, इसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या मान लिया जाता है? 0। इतना -273 को मान लिया जाता है 0। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3, अब इसमें हम लोग ऐड कर दिए तो होगा 1। ये केल्विन चूंकि इसने बनाया, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है केल्विन, जिसने केल्विन स्केल बनाया, इसलिए इसका यूनिट को बोला जाता है केल्विन, जिसको के से डिनोट किया जाता है। 0 केल्विन या 0 के, ओके नहीं है 0 के फॉर केल्विन। -273 को मान लिया 0। ऐसा स्केल, ऐसा टेम्परेचर को नापने वाला स्केल जिसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 माना गया है, वैसे स्केल को केल्विन स्केल बोला जाता है, जिसका यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और इसको के से डिनोट किया जाता है। ठीक है। जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है 273 प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालने का जब डिग्री में दिया रहा है, केल्विन में निकालने का जब डिग्री में दिया रहा है। फॉर्मूला टू फाइंड टेम्परेचर इन केल्विन, if temperature is given in सेल्सियस में दिया रहेगा। यहाँ 273 मान लीजिए 30, हम बोले 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखो। 30 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिखो? केल्विन में लिखो, केल्विन में लिखो, के में लिखो, के। तो क्या करेंगे? T = 273 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा? 303 केल्विन, 303 केल्विन, ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब 27 डिग्री बोलते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T = 273 प्लस 27 हो जाएगा कितना? 300। ठीक है। तो आपके लिए कुछ होमवर्क ले लीजिए। केल्विन में आपको दिखाना है
टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। एक नंबर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 नंबर 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 नंबर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 नंबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 नंबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 6 नंबर ले लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर का है, ठीक है। इसको केल्विन में आपको लिख कर दिखाना है। तब आज के लिए यहीं तक। वीडियो 1 घंटा से ऊपर का हो चुका है आई थिंक, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबा बन गया। इसके बाद जो थर्ड पार्ट इसका आएगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। उसके बाद गैस का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और सेफ रहे, घर में रहे, कोरोना का टाइम है। तब तक के लिए पढ़ते रहें। मैथ का वीडियो आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग घर में रहे, पढ़ते रहें। थैंक यू।